नमस्कार, एक्सीलेंट कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं रणवीर सिंह। क्या आप जानते हैं कि भारत के प्राचीन इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है या इसे एक क्लासिकल एज के नाम से जाना जाता है? आइए भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग की पड़ताल करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि गुप्त शासन जो था उसमें कौन कौन प्रमुख शासक हुए। तो सबसे पहले इसके संस्थापक हुए चंद्रगुप्त प्रथम। इनका कार्यकाल 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक रहा और पुराणों से इसका उल्लेख मिलता है। दूसरा शासक महत्वपूर्ण जो हुआ वो समुद्रगुप्त, जिनका शासनकाल 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक हुआ और इनके जो प्रमाण मिलते हैं वो प्रयाग प्रशस्ति और ऐरण प्रशस्ति से मिलते हैं। इसी प्रकार फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनका शासनकाल 380 ईस्वी से 415 ईस्वी तक का है। इनके जो प्रमाण मिलते हैं वो महरौली स्तंभ, सांची और गढ़वा के शिलालेखों से मिलता है। फिर अगला शासक कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी तक। इनके जो प्रमाण मिलते हैं वो मंदसौर, गढ़वा और बिलसड़ अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार आखिरी महत्वपूर्ण शासक स्कंदगुप्त, जिनका शासन 415 ईस्वी से 467 ईस्वी तक रहा और इसके प्रमाण भीतरी, सोपिया और जूनागढ़ प्रशस्ति से प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं कि कुषाणों का जब पतन हुआ तो संभवतः उनके सामंतों में से ही ये गुप्त शासक रहे होंगे। तो कुषाणों के पतन के बाद गुप्त वंश का उदय होता है और चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गंगा घाटी में एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी रणनीतिक वैवाहिक गठबंधनों के माध्यम से शक्ति का केंद्रीकरण कर लिया और फिर उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने अपने शक्तिशाली सैन्य अभियानों के माध्यम से साम्राज्य का सभी दिशाओं में विस्तार किया, जिसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति, जो कि हरिशेन के द्वारा एक ताम्र पत्र पर लिखी गई है, उससे प्राप्त होता है, जिसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया है, धरणीबंध। धरणीबंध यानी संपूर्ण पृथ्वी को एक करना। तो ये समुद्रगुप्त की महत्वाकांक्षा को परिलक्षित करता है। अब गुप्त शासकों का जो समय है पूरा, उसमें उस समय के बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं। जैसे जो चंद्रगुप्त के समय का जो सोने का सिक्का है, उस पर एक तरफ चंद्रगुप्त और उनकी रानी कुमार देवी का चित्र है और दूसरी तरफ लक्ष्मी का चित्र है। इसी प्रकार समुद्रगुप्त के समय के जो सोने के सिक्के हैं, उन पर एक तरफ समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है और दूसरी तरफ लक्ष्मी का चित्र है। कुछ सिक्कों में समुद्रगुप्त को वाघ का शिकार करते हुए भी दिखाया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुप्त काल में जो सोने के सिक्के जारी किए गए, उन पर इनकी विजयों के बारे में या इनकी जो कला और साहित्य या उनका जो उस समय का जो समृद्ध मतलब जो ज्ञान भंडार था, उन सब के बारे में उल्लेख प्राप्त होते हैं। ये इधर का जो चित्र है, ये प्रयाग प्रशस्ति का है, जो ताम्रपत्र है और जो समुद्रगुप्त के दरबारी हरिशेन के द्वारा लिखा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे इतिहास में विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से अच्छी तरह से जाना जाता है, उसने शासन किया और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में सराहनीय वृद्धि हुई और इसने विक्रमादित्य, महाराजा धीराज, चक्रवर्ती जैसी उपाधियां धारण की, जो इस बात की सूचक हैं कि इसकी शक्ति में निरंतर इजाफा हुआ, वृद्धि हुई और समकालीन शासकों से इसको एक तरह से सर्वोच्चता प्राप्त हुई। एक चीनी यात्री फाइयान पहली बार गुप्त साम्राज्य में आया, पाटलिपुत्र आया और फाइयान ने उस समय के शासन का, समाज का, राजनीति का अच्छा वर्णन किया है। यह 319 ईस्वी से 414 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य में रहा और इसने एक जगह पर समृद्ध और खुशहाल समाज का वर्णन करते हुए लिखा है कि लोग धनी, समृद्ध, दयालु
और धर्मनिष्ठ हैं। राजा के अंगरक्षकों और सेवकों को वेतन मिलता है। वैश्य परिवारों के मुखिया दान और औषधि के लिए भवन बनवाते हैं। नगरों में अनेक धनवान वरिष्ठ विदेशी व्यापारी रहते हैं। तो इस प्रकार का वर्णन फाहियान ने अपनी पुस्तक में किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका लड़का कुमारगुप्त और फिर कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक हुए। तो गुप्त काल में जो शासन व्यवस्था थी, अगर हम उसके बारे में देखें तो जो प्रशासनिक संरचना थी उसमें साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतों को विषय या जिलों में बांटा गया था। प्रांतों को भुक्ति भी कहते थे और जो जिले थे या जनपद थे उनको विषय कहते थे। विषय को नगर में और नगर को गांवों में बांटा गया था। स्थानीय शासन को ताम्रपत्रों पर दर्ज भूमि अनुदान के माध्यम से दी जाती थी। राजस्व का मुख्य स्रोत भू राजस्व था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भी राजस्व की प्राप्ति होती थी। भारत का उन दिनों व्यापार मध्य एशिया और भूमध्य सागर के आसपास के देशों के साथ तथा उत्तर पूर्वी एशिया के साथ व्यापक रूप से व्यापार होता था, जिसमें मसाले, कपड़ा और हीरे जवाहरात निर्यात किए जाते थे। सोना, चांदी, तांबे जैसी धातुएं आयात की जाती थी। इन सब से जो आय होती थी उससे गुप्त शासकों ने कला, साहित्य, चित्रकला, वास्तुकला, विज्ञान सभी दिशाओं में प्रगति के रास्ते खोल दिए। इन्होंने योग्य लोगों को अपने दरबार में आमंत्रित किया और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में नवरत्न नाम से विद्वान लोगों की एक सभा होती थी। एक तरह से गुप्त काल में ज्ञान का विस्फोट हुआ। सभी दिशाओं में उच्च कोटि की रचनाओं का संग्रह हुआ, निर्माण हुआ, मंदिर बने, चित्रकारी हुई, साहित्य रचा गया। विज्ञान के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कालिदास, चरक इन्हीं के दरबारों में आश्रय पाते थे और उच्च कोटि की रचनाओं का निर्माण करते थे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में वर्ष की अवधि की सटीक गणना की है, जो आज के समय की जो गणना है उसके लगभग समान है। इन्होंने जो वर्ष है एक, उसकी गणना करते हुए बताया था कि एक वर्ष 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट और 30 सेकंड के बराबर है, जो कि वर्तमान की जो मतलब अवधि है 365 दिन 5 घंटे 45 मिनट 48 सेकंड उसके लगभग बराबर है। इसी प्रकार वराहमिहिर ने अपने ग्रंथ बृहत संहिता में खगोल विज्ञान और वास्तुकला की अनेक बातों को संहिताबद्ध किया है। अब धातु विज्ञान के क्षेत्र में एक उन्नत प्रमाण हमें मिलता है मेहरौली के पास एक लौह स्तंभ से, जो 1600 वर्ष से हवा, पानी, गर्मी, सर्दी में बिना जंग खाए स्थिर है। यह लौह स्तंभ एक रहस्य बना हुआ है। इतिहासकार इसे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का मानते हैं, क्योंकि इस पर एक जगह पर चंद्र शब्द लिखा हुआ है और इस चंद्र शब्द से जो पहचान शासक की जाती है वो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जाती है। ये एक धातु का टुकड़ा मात्र नहीं है, बल्कि एक असाधारण युग का प्रवेश द्वार है और अभी तक ये रहस्य बना हुआ है कि इस तरह की उपलब्धि किस प्रकार, यानी कि जो धातु कर्म था उन दिनों का, मेटलर्जी थी उन दिनों की, किस प्रकार थी कि लोहे पर अभी तक जंग नहीं लगी है। कला और साहित्य के क्षेत्र में जो उत्कर्ष उन्नति गुप्त काल में देखने को मिलती है उसकी विरासत आज तक भारत में मौजूद है। कालिदास की रचनाओं में जो उच्च कोटि की रचनाएं हैं उनमें अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहार जैसी रचनाएं प्राप्त होती हैं। और आयुर्वेद के जो आधारभूत ग्रंथ हैं भारत के, जिन्हें हम चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के नाम से जानते हैं, वो भी गुप्त काल में ही संकलित किए गए और पूर्णता को प्राप्त हुए। अब वास्तुकला और चित्रकला के क्षेत्र में अगर हम देखें तो अजंता और एलोरा की गुफाएं, अजंता की चित्रकारी और एलोरा की मूर्तियां स्वयं में वास्तुकला और चित्रकला का उत्कृष्ट नमूना है।
इनमें इतनी बारीकी से चित्रों को निर्मित किया गया है, जिनमें मरणासन्न राजकुमारी का चित्र, बोधिसत्व का चित्र, ये सब अंकित किए गए हैं। वाकाटक और गुप्त शासकों दोनों ने ही इन गुफाओं में सर्वाधिक योगदान दिया है। इसके अलावा मंदिर निर्माण के क्षेत्र में गुप्त काल में पर्याप्त विकास हुआ और इतिहासकारों का मानना है कि भारत में मंदिर निर्माण गुप्त काल से ही आरंभ हुआ है। कुछ प्रमुख मंदिरों में भूमरा नागौद के पास, नचना कुठार पन्ना के पास, एरण सागर के पास, देवगढ़ झांसी ललितपुर के पास, तिगवा जबलपुर के पास और भितरगाम कानपुर के पास प्रमुख मंदिर हैं। इन मंदिरों में विष्णु की मूर्तियां सर्वाधिक हैं, क्योंकि गुप्त शासक विष्णु के उपासक थे। लेकिन इसके अलावा इन्होंने गुप्त शासकों ने भारत में प्रचलित बाकी परंपराओं और धर्मों को सम्मान दिया, उनका संरक्षण किया। गुप्त शासकों ने बौद्ध विद्वानों के लिए गुफाएं बनवाई और अजंता और एलोरा में अनेक चित्र और मूर्तियां बौद्धों से संबंधित हैं। गुप्त शासक कुमारगुप्त ने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, जो बौद्ध अध्ययन का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तो इस प्रकार गुप्त शासकों ने अपने समय में जो कला, साहित्य, चित्रकला, वास्तुकला, विज्ञान, हर दिशा में विद्वान लोगों को चुन चुन करके अपने दरबार में आश्रय दिया और उन्हें अपनी रचनाओं के माध्यम से उत्कृष्ट खोज और साहित्य निर्माण के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार गुप्त काल एक स्थायी शासन का सूत्रधार बन गया, जिसमें सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ समाज की समृद्धि, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उन्नत कृषि के माध्यम से स्थापित की गई। इस समय पर जो गुप्त साम्राज्य था इतना विशाल, उसकी सीमाओं पर कुछ अन्य राज्य भी मौजूद थे, जिनमें ब्रह्मपुत्र घाटी में कामरूप, जहां पर बर्मन शासन स्थापित था, और मध्य भारत और दक्षिण भारत में वाकाटक और पल्लव शासन भी स्थापित था। इन राज्यों का उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने कामरूप, वाकाटक और पल्लव शासकों को पराजित कर उन्हें अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। हालांकि ऐसा भी उल्लेख है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजकुमार के साथ किया था। तो वाकाटकों के साथ गुप्तों के वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, और इतने विशाल साम्राज्य के सम्राट की पुत्री का विवाह अगर वाकाटक राजकुमार के साथ होता है, तो ये निश्चित ही इस बात का प्रमाण है कि वाकाटक भी उस समय पर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में रहा होगा। तो कह सकते हैं कि उस दौरान गुप्त साम्राज्य अकेला नहीं था। मध्य भारत में और दक्षिण भारत में वाकाटक और पल्लवों ने भी कला और वास्तुकला के संरक्षक के तौर पर अपनी ख्याति अर्जित की थी, और कामरूप राज्य में भी कला और संस्कृति को जीवंतता प्रदान की थी। लेकिन हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो स्थायित्व दिया वो गुप्त शासकों ने ही दिया। गुप्त शासन के अंत के बारे में कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी तक मध्य एशिया से हूण जनजाति बार बार भारत की तरफ और खासतौर से पंजाब और गंगा घाटी की तरफ आक्रमण कर रहे थे। हूणों के शक्तिशाली आक्रमणों के कारण इतना ज्यादा सेना पर खर्च हुआ कि गुप्त शासन कमजोर पड़ता चला गया, उसकी नींव को कमजोर कर दिया। धीरे धीरे गुप्त शासन पतन की तरफ चला गया। गुप्त साम्राज्य का बेशक पतन होता चला गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी भारतीय संस्कृति, विज्ञान और कला में जीवित है। गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और साहित्य में उनकी उपलब्धियों ने भविष्य के विकास की नींव रखी, जो आज भी हमें प्रेरित करती है। आज भी हम उसकी विरासत को अंगीकार किए हुए हैं, स्वीकार किए हुए हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य को प्राचीन काल का स्वर्ण काल क्यों कहते हैं। तो पहली बात कि गुप्त शासकों ने एकता और स्थिरता को महत्व दिया।
एक विशाल साम्राज्य का निर्माण जिसमें शांति और समृद्धि को बढ़ावा दिया गया। दूसरा बिंदु है कि वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा दिया गया, यानी गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलती है गुप्त साम्राज्य में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कला, विज्ञान, साहित्य ये तभी उन्नति पर जाते हैं जब राज्य में समृद्धि और शांति होती है। तो ऐसा लगता है कि गुप्त शासकों ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करके समाज को समृद्ध बनाया और इस समृद्धि के कारण ही समाज में वैज्ञानिक चेतना विकसित की, सांस्कृतिक शिखर की तरफ समाज को ले गए, जिसमें साहित्य, कला और वास्तुकला में उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण हुआ और इस प्रकार एक स्थायी प्रभाव देखने को मिला जो एक ऐसी विरासत के रूप में आज भी मौजूद है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, एक क्लासिकल एज था जिसमें न सिर्फ सनातन धर्म को बढ़ावा दिया गया बल्कि अन्य विचारों, परंपराओं, जिनमें खासतौर से बौद्ध परंपरा प्रमुख थी, उसको संरक्षण मिला और सभी विद्वानों को, किसी भी क्षेत्र के विद्वान थे, उनको बढ़ावा दिया गया। तो इस प्रकार अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। आज के इस वीडियो में इतना ही।